बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमिनेशन रिएक्शन में अब हम एक और तरह के मैकेनिज़्म की बात करेंगे, E1CP। E1CP की जो फुल फॉर्म होगी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। ये इसका नाम क्या है, ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। अब नीचे जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है इस पर आप गौर करें, जिसमें एक अल्कोहल है जिसमें बीटा पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप जो है मौजूद है और हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज़ किया हुआ है और इस रिएक्शन के नतीजे में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रही है। अब अपेरेंटली लग रहा है कि ये रिएक्शन E2 मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज़ करें और स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन जो है वो E2 रिएक्शंस के अंदर यूज़ की जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कैटेगोरीली हम ये वाली बात पीछे कर चुके हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सो यहाँ पे एक ही स्टेप के ऊपर हाइड्रोक्साइड का लीव कर देना चूँकि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए E2 मैकेनिज़्म जो है वो यहाँ पे रूल आउट हो जाएगी। फिर ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, तो ये समझने के लिए जो नीचे आपको मैकेनिज़्म नज़र आ रही है इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। अब इसमें आप देखें कि जो ये वाला कार्बन है, जिसको अभी मैं रेड कर देता हूँ, ये वाला कार्बन, इसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो जब भी ये वाला सीन होता है कि किसी कार्बन के नेबर में इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, तो वो उस कार्बन को किसी हद तक एसिडिक कर देता है, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि उस कार्बन से जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जिसको हम इनोलेट आइन कहते हैं। ये वाली बात आपको पहले से भी पता है। ये वाला एसिड जो आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल है, बेसिकली ये एसिड है जिसकी pKa वैल्यू जो है वो अराउंड 20 है। तो अब बेसिकली जो हम जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोजन इसी कार्बन से जो है वो रिमूव करवाएगा। यानी जो पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है इसमें आप गौर करें कि जो बेस है हाइड्रोक्साइड आयन, वो प्रोटॉन बेसिकली इस कार्बन से जो है वो पिक कर रहा है, उसके नतीजे में ये वाला एनाइन जो है वो फॉर्म होगा। ये एनाइन जो है ये बेसिकली स्टार्टिंग मटेरियल का कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस किस लिए बनेगा, यानी आपको पता है कि हाइड्रोजन रिमूव होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है कि नहीं है। तो अगर एसिड में से प्रोटॉन उस सूरत निकलता है अगर उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल हो, तो इस कॉन्जुगेट बेस पे आप ज़रा गौर करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है जस्ट बिकॉज कि इसके नेबर में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। उसी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो है इसको स्टेबिलिटी मिलती है। आप इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस वन, इसको हम कहते हैं इनोलेट। तो इनोलेट के बन जाने की वजह से ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल है। तो इसी वजह से जो है ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल जाएगा जो एनाइन बनेगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है, उसको रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। तो ये पहला स्टेप है इस तरह की मैकेनिज़्म के अंदर, और ये फास्ट स्टेप है जिसके अंदर कॉन्जुगेट बेस बनता है और ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब दूसरे स्टेप में ये जो दूसरा स्टेप है जो कि बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसमें ये होता है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर इनोलेट के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया हुआ है वो अपना माइनस चार्ज वापस पुश करता है, जिसके नतीजे में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो ज़बरदस्ती जो है उसको लीव करने पे मजबूर कर देता है और एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेप जो है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। पहला स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है। तो अब इस मैकेनिज़्म को, इस तरह के मैकेनिज़्म को E1CP मैकेनिज़्म जो है वो क्यों कहा जाता है, इसीलिए कि इसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो यूनिमोलिक्यूलर है, उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे चूँकि कॉन्जुगेट बेस बन रहा होता है तो इस वजह से CB जो है स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट बेस। तो दैट्स वाई कि ये वाली सारी मैकेनिज़्म जो है इसको E1CP मैकेनिज़्म कहा जाता है। अब आपको पता कैसे लगे कि कब जो है वो E1CP मैकेनिज़्म होगी, तो जब भी आपको इस तरह का सीन नज़र आ रहा हो कि जो लिविंग ग्रुप है उसके बीटा पोजीशन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आपको नज़र आ रहा हो, तो यू शुड ऑलवेज़ लुक फॉर E1CP मैकेनिज़्म। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि कब जो है वो E1CP मैकेनिज़्म का चांस होता है, जब भी लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इस तरह का जैसे कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे वो लगा हुआ नज़र आ रहा हो, तो रिएक्शन जो है कैन प्रोसीड थ्रू E1CP। जैसे बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे इस तरह की मैकेनिज़्म जो है वो उसका चांस मौजूद होता है।
अब पूरी एक दफ़ा से ये मैकेनिज़्म जो है इसको हम रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला आप कंपाउंड देखें, ये बेसिकली एक बीटा कार्बोनिल हेलाइड है। अब इसमें आप देखें कि जो हैलोजन वाला कार्बन है उसके बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है, और जो सेंट्रल कार्बन है इसको मैं फिर से एक दफ़ा आपको शो करवा देता हूँ। ये जो सेंट्रल कार्बन है दिस वन, इससे हाइड्रोजन निकल जाना इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको इनोलेट आयन के बनने की वजह से जो है वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यही वाला स्टेप होगा पहले कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और इनोलेट आयन बनेगा। ये वाला फास्ट और रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल डिप्रोटोनेशन होती है और ये फास्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप में लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी। ये वाला स्टेप जो है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। एक दफ़ा फिर मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ कि चूँकि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो यूनिमोलिकुलर है तो इस वजह से इसको ईवन मैकेनिज्म कहा जाता है। और इंटरमीडिएट के तौर पे यानी जो लिविंग ग्रुप है वो बेसिकली स्टार्टिंग मटेरियल से नहीं निकल रहा, आप गौर करें, बल्कि लिविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है वो लीव कर रहा है फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। तो इसी वजह से ये वाली मैकेनिज़्म जो है इसको E1CP मैकेनिज़्म कहा जाता है। यानी E1 इसलिए कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो यूनिमोलिकुलर है, और CP जो है इसलिए कि इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो बेसिकली लीव कर रहा होता है फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पीछे जो एग्जांपल हमने ली उसमें जो लिविंग ग्रुप आपको नज़र आ रहा था, एक एग्जांपल के अंदर वो हाइड्रोक्साइड था, एक एग्जांपल के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो हेलाइड था। लेकिन हाइड्रोक्साइड के अलावा और भी लिविंग ग्रुप जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, उनको भी हम E1CP मैकेनिज़्म के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि अप्रोप्रिएट कंडीशंस जो हैं वो मौजूद हों। मसलन जो मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड है या टोसल क्लोराइड वगैरह, उनके मतलब हम पीछे बात कर चुके कि जो ये बहुत अच्छे जो है वो लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल में आपको इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, आप गौर करें। ये पहली एग्जांपल है, इसमें हाइड्रोक्साइड को पहले हमने मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा लिया, जो कि डेफिनेटली बेटर लिविंग ग्रुप दैन हाइड्रोक्साइड। और बीटा पोजीशन के ऊपर आप देखें कि आपको फिर से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। यानी ये बीटा पोजीशन के ऊपर आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है, यानी एस्टर ग्रुप जो है वो बेसिकली। तो ये रिएक्शन जो है ये भी E1CP मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करेगा। इसमें जो ट्राई एथिलामीन है उसको हम बेस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिकली प्रोटॉन पिकर का रोल यहाँ पे प्ले करेगा। जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है ये 90% इसकी जो है वो शील्ड होगी, और इसमें E और Z जो दोनों तरह की अल्कीन है वो बनेगी 2:1 रेशो के अंदर। इसी तरह इससे जो नीचे वाली एग्जांपल है उसमें भी कंडीशंस इसी तरह की हैं, यानी उसमें भी हम मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, जिससे लिविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बीटा पोजीशन के ऊपर आप गौर करें, फिर से आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो है वो कार्बोनिल ग्रुप जो है नज़र आ रहा है। पिरिडीन जो है वो बेस का रोल प्ले करेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये वाली बनेगी, और ये 100% यील्ड के अंदर बनेगी प्रोडक्ट जो है। अब ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से होंगे, ये दोनों रिएक्शन जो हैं विल प्रोसीड थ्रू E1CP मैकेनिज़्म। इसमें आप मैकेनिज़्म भी नज़र आ रही है, नीचे शो करवाई हुई है। इस मैकेनिज़्म में आप देखें कि सबसे पहले ये होगा कि जो OH जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, पहले उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में जो है वो बदल दिया जाएगा पहले स्टेप के अंदर। यानी मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाने का बेसिकली मकसद जो है वो यही वाला है कि अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो बन गया। अब दूसरे स्टेप में जो सेंट्रल कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जो पीछे हम कितनी दफ़ा बात कर चुके। और इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी के पीछे रीज़न यही वाली होगी कि इसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। यानी आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलना है उसके नेबर में ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पूरे का पूरा मौजूद है, जो इस इनाइन को जो है वो स्टेबलाइज करेगा, और ये वाला इनोलेट आइन यहाँ पे फॉर्म होगा। दिस वन, ये वाला इनोलेट आइन जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है वो वापस जाएगा, जिससे लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगी इस रिएक्शन में। सो ऊपर वाले ये दोनों एग्जांपल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये रिएक्शन जो है वो E1CP मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करेंगे, और इनमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे वो ये वाले होंगे कि पहले जो OH- जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में जो है वो बदल दिया जाएगा। दैन
कॉन्जुगेट बेस जो है वो फॉर्म होगा, जिसमें बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन पिक करके जो है वो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म कर देगा स्टार्टिंग मटेरियल का, और बेस जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और फाइनली लीविंग ग्रुप लीव करेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। अब हम कुछ और एग्जांपल की जो है वो बात कर लेते हैं। ये वाली बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, इस पर आप गौर करें। इसमें भी जो लीविंग ग्रुप है वो क्लोराइड है ये, और इसके भी बीटा पोजीशन के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विट्राइंग कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। सो यहाँ पे भी मैकेनिज़्म जो पॉसिबल है वो E1CB मैकेनिज़्म है। और ये रिएक्शन आप देखें स्टार्टिंग मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक आप गौर करें तो ये बेसिकली ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, जिसमें 2 स्टेप होंगे। पहले हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी एसिड के साथ इसको जो है वो ट्रीट करवाया जाएगा पहले स्टेप के अंदर, और फिर दूसरे स्टेप के अंदर इसको ट्राईएथिलामीन जो बेस है उसके साथ ट्रीट करवाया जाएगा यूजिंग डाईइथाइल ईथर एज सॉल्वेंट। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इसमें ये वाली फॉर्म होगी। ये रिएक्शन चूँकि 2 स्टेप रिएक्शन है और ये दोनों स्टेप्स के अंदर क्या होता है अब हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला स्टेप जो है ये एसिड कैटलाइज्ड लैक्टोनाइजेशन है। लैक्टोन्स के मतलब आप लोगों को बताया कि ये साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर लैक्टोनाइजेशन जो है वो पॉसिबल है। यानी लैक्टोनाइजेशन किस तरह से होगी ये वाली बात आप समझ सकते हैं कि चूँकि हम एसिड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड सबसे पहले यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन को जो है वो प्रोटोनेट कर देगा, देन जो है वो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जिससे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये वाली बन जाएगी दिस वन, जो कि एक लैक्टोन है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि ये पहला स्टेप जो है ये एसिड कैटलाइज्ड लैक्टोनाइजेशन है, जिसमें एसिड जो है वो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, देन ये वाला ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे ये वाली प्रोडक्ट पहले स्टेप में फॉर्म होगी जो कि एक लैक्टोन है। अब इस लैक्टोन पे आप गौर करें कि इसमें जो ये वाला कार्बन है उसके बीटा पोजीशन के ऊपर जो है इसके नेबर में जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। यानी ये भी बेसिकली ये कंपाउंड जो है जो लैक्टोन है बेसिकली ये भी बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है। आप इस पे गौर कर सकते हैं कि ये बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अब चूँकि जो कार्बन है जो ये वाला कार्बन जिससे हाइड्रोजन जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये वाला, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी ड्यू टू रेजोनेंस, यानी ये भी इनोलेट आइन है। रिपीट करता हूँ कि ये जो लैक्टोन बना है पहले स्टेप के अंदर, इसके नेबर में इसमें उस कार्बन पे जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है उसके नेबर में चूँकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो जिस वजह से इसको जो है वो स्टेबिलिटी मिल रही है कॉन्जुगेट बेस की। और फिर कॉन्जुगेट बेस से फाइनली जो है जो लीविंग ग्रुप क्लोराइड है वो लीव कर जाएगा इस स्टेप के अंदर। इस स्टेप के अंदर जो ये वाला स्टेप है इसमें लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। कहाँ से लीव करेगा? फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। आप देख सकते हैं उसी तरह से जैसे पीछे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का माइनस चार्ज जो है वो वापस आ जाएगा और क्लोराइड जो है वो लीव कर जाएगा। इसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी। तो ये एक यूज़फुल रिएक्शन है जिसको डिफरेंट जगहों पे जो है वो यूज़ करवाया जा सकता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें पहले स्टेप में लैक्टोनाइजेशन हुई और फिर जो लैक्टोन बना है वहाँ से E1CB मैकेनिज़्म के थ्रू क्लोराइड जो है उसको लीव करवाया गया और ये फाइनल प्रोडक्ट जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो नज़र आ रहा है वो बना है। एक और एग्जांपल की हम बात करेंगे। ये एग्जांपल जो है वो देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन एक्चुअली इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जांपल है नहीं। इसमें भी आप देखें जो स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, इसको बेस के साथ जो है वो जब ट्रीट करवाएंगे तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, सॉरी। इसमें ये ऑक्सीजन जो नज़र आ रहा है इसको मैं काट देता हूँ, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फाइनल प्रोडक्ट में ये वाली बनेगी। ये फाइनल प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन की। अब हम देख लेते हैं शुरू से लेके आखिर तक ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में भी यही वाला होगा कि जो आप गौर करें कि ये वाला कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन इस वजह से जा सकता है कि इससे जो जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो एनाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। किस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है इसको दोबारा से लिखा गया हुआ है और वो ऊपर जो हाइड्रोजन जिसको मैंने रेड लेबल किया है जो बेस है वो ये वाला हाइड्रोजन जब पिक करेगी तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो फॉर्म होगा।
अब इस कॉन्जुगेट बेस पे आप गौर करें तो ये कॉन्जुगेट बेस इसलिए स्टेबल है क्योंकि इससे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन बनेगा। जो एनाइन बनेगा वो इस शक्ल में होगा जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। आप इस पे गौर कर लें, बिल्कुल इसी तरह का एनाइन जो है वो बनेगा। और ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है, चूँकि इसके अंदर अब एरोमेटिक करैक्टर आ गया, यानी इसमें अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिनें तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और आप लोगों को पता है कि एरोमेटिक जो भी रिंग होगी वो नॉन एरोमेटिक के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगी। सो आप स्टार्टिंग मटेरियल पे गौर करें कि जो सेंट्रल रिंग है उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो बेसिकली 4 है, लेकिन जो हम जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन है वो चूँकि अब एरोमेटिक करैक्टर उसके अंदर आ गया है, और एरोमेटिक करैक्टर आ जाने की वजह से ये वाली रिंग जो है अब इसको स्टेबिलिटी मिल गई। सो इस रिएक्शन के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है कॉन्जुगेट बेस बनने के पीछे वो ये है कि जो रिंग बनेगी उसके अंदर चूँकि एरोमेटिक करैक्टर आ जाएगा तो जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। इससे पीछे जितनी एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे इनोलेट आयंस जो हैं वो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो सिनारियो क्रिएट हो गया है कि अब आपके पास एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है वो रिंग बनी है जो कि अपने एरोमेटिक करैक्टर की वजह से जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। और फिर फाइनल स्टेप के ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे पुश हो जाएगा जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यानी ये जो इस रिएक्शन में ये होगा कि जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा, ऑक्सीजन गलती से लिखा गया था यहाँ पे, और ये जो है वो लिविंग ग्रुप बन के यहाँ से निकल जाएगा। और ये लिविंग ग्रुप भी बाद में जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा जब हम इसको एसिडिफाई करेंगे, यानी बेसिकली हम इसको जो है वो प्रोटोनेट करेंगे और उस प्रोटोनेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव कर जाएगी और ये प्रोडक्ट जो है वो साथ में बन जाएगी। यानी ये एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव कर जाएगी और फाइनली जो है वो एक अमीन साथ में बन जाएगी, और ये इस रिएक्शन के अंदर ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगी।